हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आई एम अतुल दुबे। और प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देख लिया था कि किस तरह से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है और उसके थ्रू पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम वहां से आगे बढ़ेंगे। एक क्विक रिवीजन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब एंथर यानी परागकोश इमेच्योर होता है, छोटा होता है, उस समय उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया नॉर्मली पाए जाते हैं, यहाँ पर चारों कोनों की तरफ। और उसमें जो भित्ति होती है, उसका जो वॉल होता है, उसमें 4 लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स और लास्ट की लेयर होती है टैपेटम। यहाँ पर जो एंथर वॉल होती है उसकी मेन लेयर होती है एंडोडर्मिस, जिसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, यानी कि अंदर जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस होने वाला है उसमें पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उसकी सुरक्षा करना। जब ये सारी लेयर्स रप्चर हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, तो ये एंथर वॉल ओपन हो जाता है और उस जगह से सारे के सारे पोलन ग्रेन्स फ्री होकर बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो टैपेटम होता है ये पोलन ग्रेन के मेच्योरेशन में और फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ऐसा आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा हुआ है। तो इस टैपेटम का मेन फंक्शन होता है पोलन की जो सबसे आउटर मोस्ट वॉल होती है, एक्साइन, बाह्य चोल, उसको बनाना। जब पोलन ग्रेन्स मेच्योर हो जाते हैं उस वक्त ये जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया थे, इनमें से 2 माइक्रोस्पोरेंजिया जो कि एक ही लोब के अंदर पाए जाते हैं, वो दोनों मिक्स हो जाते हैं, वो दोनों ज्वाइन हो जाते हैं और वो मिलकर एक पोलन सैक का फॉर्मेशन करते हैं, पोलन सैक बनाते हैं। इस एरिया में आप देख सकते हैं कि 2 माइक्रोस्पोरेंजिया मिलकर इस पूरी जगह को कवर कर चुके हैं और इस एरिया को हम कहने लग जाते हैं पोलन सैक। और जब यहाँ पर पोलन ग्रेन्स मेच्योर हो जाते हैं उस समय ये सबसे बाहर वाली जो एंथर वॉल है ये रप्चर हो जाती है, फट जाती है और यहाँ से पोलन ग्रेन्स फ्री होकर बाहर निकल जाते हैं। तो ये पोलन ग्रेन्स मेच्योर कब होते हैं, आइए ये देखते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि जो पोलन ग्रेन होता है उसमें जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम कहते हैं एक्साइन। ये जो एक्साइन है ये एक बहुत ही हार्ड मटेरियल की बनी हुई होती है, जिसको हम कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। ये स्पोरोपोलेनिन पोलन ग्रेन्स की यानी कि पराग कणों की बहुत सुरक्षा करता है। तो ये किन किन चीज़ों से सुरक्षा करता है? ये इसका प्रोटेक्शन करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, उसके साथ ही कुछ अल्कलाइन सब्सटेंसेस यानी कि क्षारीय जो रसायन होते हैं उनसे, एसिडिक सब्सटेंसेस यानी अम्लीय रसायनों से, इसके साथ ही साथ एंजाइम्स जो कि इसके लिए हानिकारक हो सकते हैं उनसे इनकी प्रोटेक्शन करता है। आप ये भी जानते हैं कि कुछ पोलन ग्रेन्स बहुत स्टिकी होते हैं, चिपकते हैं। उसका रीज़न है कि जो एक्साइन होती है इस पर एक स्पेसिफिक और लेयर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं पोलन किट। अब ये जो पोलन किट है ये बेसिकली 2 सब्सटेंसेस से, 2 चीज़ों से बनी हुई होती है। एक होता है लिपिड यानी कि वसा और दूसरा होता है कैरोटीनॉइड्स। इन 2 चीज़ों से बने होने की वजह से ये जो पोलन किट होती है ये स्टिकी और बहुत ही आकर्षक यानी कि वाइब्रेंट कलर की हो जाती है, जिसकी वजह से इन पोलन ग्रेन्स की तरफ, इन पराग कणों की तरफ कीट बड़ी आसानी से आकर्षित हो जाते हैं और पॉलिनेशन में इसकी सहायता करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पोलन ग्रेन है यानी कि जो पराग कण है, ये जो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो इसमें 2 सेल्स बन जाते हैं। पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि ये दोनों सेल्स सेम साइज के नहीं होते। इनमें से ये वाली जो सेल है ये बड़ी होती है और ये वाली जो सेल है ये छोटी होती है। बड़ी सेल को हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल यानी कि कायिक सेल, कायिक कोशिका, और जो छोटी वाली सेल है ये स्पिंडल शेप की होती है, स्पिंडल के आकार की होती है और इसे हम कहते हैं जनरेटिव सेल यानी कि जनन कोशिका। आगे चलकर ये जो जनन कोशिका यानी कि जनरेटिव सेल है ये 2 मेल गैमेट्स यानी कि नर युग्मकों को जन्म देगा और कुल मिलाकर इस पोलन ग्रेन के अंदर
3 कोशिकाएं हो जाएंगी। पहली कोशिका होगी ये बिल्कुल बड़ी वाली, जिसका केंद्रक यहाँ पर ये वाला है, इसको हम कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस यानी कि नलिका केंद्रक। ये पोलन ट्यूब बनाने में सहायता करेगा, पराग नलिका बनाने में सहायता करेगा। इसके साथ ही ये जो मेल गैमेट होते हैं ये फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर आगे इसमें 3 कोशिकाएं बन जाएंगी, एक बिल्कुल बड़ी वाली वेजिटेटिव यानी कायिक कोशिका और 2 छोटे छोटे मेल गैमेट्स। अधिकतर प्लांट्स में जब भी पॉलिनेशन होता है तो वो 2 सेल्ड स्टेज में होता है, यानी कि उस चरण में होता है जब उसके अंदर खाली 2 ही कोशिकाएं बनी हुई होती हैं। एक होती है कायिक कोशिका यानी वेजिटेटिव सेल और दूसरी होती है जनन कोशिका यानी कि जनरेटिव सेल। आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ऐसे लगभग 60% प्लांट्स होते हैं जिनमें 2 सेल्ड स्टेज पर पॉलिनेशन होता है। इसके अलावा 40% प्लांट्स ऐसे भी हैं, 40% ऐसे हैं जिनमें 3 सेल्ड स्टेज पर पॉलिनेशन होता है। इनमें से पहली सेल तो होगी वेजिटेटिव सेल और बची हुई 2 सेल्स होती हैं मेल गैमेट्स यानी कि नर युग्मक। और स्टूडेंट्स, आपको ये पता है कि पॉलिनेशन किसे कहते हैं? पॉलिनेशन अगर इंग्लिश में कहा जाए तो इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इसका मतलब कि पराग कणों के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक होने वाले विस्थापन की प्रक्रिया को हम पॉलिनेशन यानी कि परागण कहते हैं। परागण 2 तरह का होता है, यानी कि पॉलिनेशन के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्व परागण और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण। ये जो सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण होता है ये भी 2 तरह का होता है। एक को हम कहते हैं ऑटोगैमी, हिंदी में इसे कहते हैं स्वयुग्मन, और दूसरा होता है जीटोनोगैमी यानी कि सजात पुष्पी परागण। क्रॉस पॉलिनेशन में पाया जाता है जीनोगैमी यानी कि पर निषेचन। अब एक एक करके इन टर्म्स को हम समझते हैं कि ये क्या होते हैं। यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ये एक प्लांट है आपके सामने और इसमें कुछ फ्लावर्स लगे हुए हैं, पुष्प लगे हुए हैं। अब जो पहली कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं ऑटोगैमी या स्वयुग्मन, इसमें क्या होता है? इसमें किसी पौधे के, किसी प्लांट के एक फ्लावर के एंथर से निकलकर उसका पोलन ग्रेन यानी उसका परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र पर जाकर स्थित हो जाता है। ये जो दूसरा प्रोसेस है जीटोनोगैमी, सजात पुष्पी परागण, इसमें किसी एक पौधे में ही एक फूल से पोलन ग्रेन्स निकलकर उसी पौधे के दूसरे फूल में, दूसरे फ्लावर के वर्तिकाग्र पर यानी स्टिग्मा पर जाकर अटैच होते हैं, उससे चिपक जाते हैं। इसको हम कहते हैं जीटोनोगैमी यानी सजात पुष्पी परागण। अब तीसरे केस को समझने के लिए हमें एक और प्लांट को यहां पिक्चर में लाना पड़ेगा। अब मान लीजिए ये 2 प्लांट्स हैं और ये दोनों ही एक ही जाति के हैं यानी एक ही स्पीशीज के हैं। तो यहां पर जीनोगैमी या परनिषेचन में होता है किसी एक पौधे के पुष्प से पोलन ग्रेन्स निकलकर दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर जाकर अटैच हो जाते हैं। बस यहां पर कंडीशन यही है कि ये दोनों ही पौधे एक ही जाति यानी एक ही स्पीशीज के होने चाहिए, वो अलग अलग स्पीशीज यानी जाति के नहीं होने चाहिए। अब आइए इनके उदाहरण देख लेते हैं।
तो अगर ऑटोगैमी स्वयुग्मन का उदाहरण देखा जाए तो ये ऐसे फ्लावर्स में होता है जिन्हें हम कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, यानी कि अनुन्मील्य परागणी पुष्प। तो ये ज्यादातर उन फ्लावर्स में होता है जो अधिकतर बंद रहते हैं, यानी कि वो पूरी तरह से खिलते नहीं हैं। यहां पर हम एग्जाम्पल अगर देखें तो ये फ्लावर उसका एग्जाम्पल है जो कि है कॉमेलिना का। तो कॉमेलिना एक ऐसा प्लांट है जिसमें इस तरह के बंद पुष्प यानी कि अनुन्मील्य परागणी पुष्प पाए जाते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा चांस है कि इसका जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा दोनों ही एक दूसरे के नज़दीक होंगे और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलकर स्टिग्मा पर बड़ी आसानी से अटैच हो जाएंगे और वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन बड़े आराम से हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो यहां पर हम देख सकते हैं सजात पुष्पी परागण यानी जीटोनोगैमी। जीटोनोगैमी में होता यह है कि पौधा एक ही है, प्लांट एक ही है, लेकिन उसके एक फ्लावर से निकल के किसी और दूसरे फ्लावर में जाकर पोलन ग्रेन्स अटैच हो रहे हैं। इसका मतलब कि इस केस के लिए तो वो प्लांट मोनोइशियस होगा। मोनोइशियस का मतलब होता है ऐसे पौधे जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही फ्लावर्स अलग अलग होते हैं लेकिन एक ही पौधे पर प्रेजेंट होते हैं। एक ही पौधा होगा जिसपे नर पुष्प जिसमें एंथर पाए जाएंगे वो अलग होगा और मादा पुष्प जिसमें स्त्री केसर पाया जाएगा वो बिल्कुल अलग होगा। इसका उदाहरण अधिकतर कुकरबिट्स होते हैं। कुकरबिट्स यानी कि कुकरबिटेसी फैमिली के जो पौधे होते हैं उनमें मोनोसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं, एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि ये जो पौधे होंगे ये चैज्मोगैमस होंगे। चैज्मोगैमस का मतलब होता है कि ऐसे पौधे, ऐसे पुष्प जो ओपन होते हों, खिलते हों पूरी तरह से। यहां पर यह मेंशन करना जरूरी होगा कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लिस्टोगैमस और चैज्मोगैमस दोनों तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे भी फूल पाए जाते हैं जो खुलते हैं और ऐसे भी फूल पाए जाते हैं जो हमेशा बंद ही रहते हैं। इसी की वजह से उसमें ऑटोगैमी होती है। चैज्मोगैमस फ्लावर्स को हम कहते हैं उन्मील्य परागणी पुष्प। आपकी एनसीईआरटी में इस तरह के 3 प्लांट्स के नाम लिखे हुए हैं जिसमें क्लिस्टोगैमस और चैज्मोगैमस दोनों तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं। उनके एग्जाम्पल्स हैं वायोला, कॉमेलिना, ऑक्सैलिस। ये तीनों ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें क्लिस्टोगैमस और चैज्मोगैमस दोनों तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं। अब अगली चीज जो हम समझेंगे वो होते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स, परागण अभिकर्मक या परागण कारक, यानी कि वो मीडियम जिसके द्वारा पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर से निकलकर दूसरे फ्लावर्स तक जाते हैं। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स 2 तरह के होते हैं। कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स अबायोटिक होते हैं यानी कि निर्जीव होते हैं, उनमें जीवन नहीं होता, और कुछ बायोटिक होते हैं यानी कि सजीव होते हैं, उनमें जीवन पाया जाता है। तो जो अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स यानी कि परागण अभिकर्मक हैं उनमें फिर से 2 टाइप्स हैं। एक होता है विंड यानी कि वायु के द्वारा और दूसरा है वाटर यानी कि जल के द्वारा। तो विंड के थ्रू यानी कि हवा के द्वारा जब भी पॉलिनेशन होता है तो उस पॉलिनेशन को हम कहते हैं एनीमोफिली। ये शब्द हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स के लिए सेम है। जब वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोफिली। और जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे
अधिकतर जो बायोटिक फैक्टर्स या परागण अभिकर्मक होते हैं वो इंसेक्ट्स होते हैं, यानी कि कीट होते हैं। और जब भी इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उस पॉलिनेशन को हम कहते हैं एंटोमोफिली। ये सभी वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ ही कुछ बायोटिक एजेंट्स एनिमल्स भी होते हैं, जिनमें आती हैं बर्ड्स, बैट, इसके अलावा स्नेक्स, स्नेल, एलिफेंट, इन सब के थ्रू पॉलिनेशन होता है। मगर जो इंपॉर्टेंट है हम अभी के लिए वो पढ़ते हैं। बर्ड्स के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है तो उसे कहा जाता है ऑर्निथोफिली, और बैट के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसे कहते हैं चिरोप्टेरोफिली। अब यहां पर ये जो अबायोटिक फैक्टर है वाटर, इसमें भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली और दूसरा होता है एपीहाइड्रोफिली। जो हाइपोहाइड्रोफिली है उसमें जो फ्लावर्स होते हैं, चाहे वो मेल फ्लावर हो या फीमेल हो, पानी की सतह के नीचे रहते हैं, यानी कि डूबे हुए रहते हैं और उनमें पॉलिनेशन होता है। वहीं जो एपीहाइड्रोफिली है उसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स पानी के ऊपर वाली लेयर पर आ जाता है, उसकी सतह पर आ जाता है और वहां पर पॉलिनेशन होता है। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।